आप मेरा शेर सुनना चाहे तो एक अर्ज करता हूँ। बिल्कुल। जन्नत की बशारत हो जाती मुझे है सनम, गर तुझसे मोहब्बत में रब से जो करता। क्या बात है, ये आपका लिखा हुआ? ये मेरा खुद का लिखा हुआ और अच्छा बहुत कम सेंसिबल शेर लिखा मैंने, जिसमें से एक ये है। काफी अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और एक दूसरा, आपने पहले की तारीफ कर दी, दूसरा सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है। लाजमी है। वो एक ठोकर भी जिंदगी की है अजीज, वो एक ठोकर भी जिंदगी की अजीज, वाबस्ता जिसने मुझे रब से करा दिया। वाह। और वही ठोकर मुझे एक्सीडेंट की शक्ल में लगी है। इत्तेफाक से चेन्नई जाना हुआ, फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आया हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, जानलेवा। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ माय स्मार्ट सिटी पॉडकास्ट, जहाँ पर आज हमारे साथ में है डॉक्टर सैयद मोहसिन सर। और आज हम इनके बारे में जानेंगे। हम जितने सारे एपिसोड्स कर रहे हैं तो उन सभी एपिसोड्स में औरंगाबाद के स्मार्ट लोग हैं और जिन्होंने इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाया है। आई थिंक स्मार्ट लोगों से ही स्मार्ट शहर बनता है। सो डॉक्टर सैयद मोहसिन सर को एक इंट्रोडक्शन की वैसे तो मुझे लगता है कि ज़रूरत ही ख़ास तौर पर यंगस्टर्स में, लेकिन उनसे हमें आज बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। आई गेस जिस तरह से मैंने कई सालों से उनको मैंने फॉलो किया है और मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी है। और हैट्स ऑफ टू यू भाई फॉर योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। थैंक यू। तो मोहसिन सर, सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे वो लोगों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए जो आपको नहीं जानते। सो वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मोहसिन। वैसे पढ़ाई में मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बाद में एमबीए किया था पूना से, फिर पीएचडी किया, नेट पास हूँ और काफ़ी हद तक पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं। अच्छा। दिखता नहीं, वो अलग बात है। पढ़ाते भी हैं आप, पढ़ने के साथ साथ आपने मतलब पढ़ाई भी की है और आपने कई लोगों को पढ़ाया भी है, प्रोफेसर रहे आप काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं औरंगाबाद में महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी नाम का जो कॉलेज है, वहाँ पे 7 साल एमबीए को पढ़ाता था, एमबीए स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर मेरा इत्तेफाक से चेन्नई जाना हुआ। मैं चेन्नई में डायरेक्टर भी था और असिस्टेंट प्रोफेसर भी था। चेन्नई में भी तकरीबन 2.5 से 3 साल मैं जॉब किया। फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आया हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, जानलेवा। बिल्कुल। फिर उसके बारे में तो हम बिल्कुल तफसीली आपसे बारे में मालूमात तो लेंगे ही, बट आपने औरंगाबाद शहर में भी एमआईटी और डॉक्टर हफीज़ ज़करिया कैंपस में भी पढ़ाया। जी जी। जी। वहाँ पर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं वैसे तो एमबीए को पढ़ाता था, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कुछ सब्जेक्ट थे जो मैं पढ़ाता था। जी। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है, मतलब आपने एज अ टीचिंग प्रोफेशन क्यों ज्वाइन किया? आपको लगा कि यार ये इसी फील्ड में क्यों जाने हम? मैंने एक कहावत सुनी थी बहुत पहले और मुझे शौक भी है काफ़ी कोटेशंस बोलने का, प्रॉवर्ब बोलने का। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन विच क्रिएट्स ऑल द अदर प्रोफेशंस। बिल्कुल सही। मतलब टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे प्रोफेशन को तैयार करता है। भले वो मेडिकल रहने दो, लॉ रहने दो, कोई भी प्रोफेशन रहने दो, टीचर ने ही उनको बनाया है जो वो काम अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस बड़े से कारगुजारी में एक छोटा सा ताउन अपना भी रहे, छोटी सी मेहनत अपनी भी रहे, इसलिए मैंने टीचिंग को चूज़ किया। टीचिंग के साथ साथ आपने कई सारे टीचर्स बनाने का सपना देखा था। आपने एक ऑनलाइन कम्युनिटी तैयार की थी जिसके अंदर आपने सोचा था कि मैं 10,000 टीचर्स को ऑनलाइन तैयार करूँ। तो वो चीज़ क्या थी जिसमें मैं भी शामिल था? तो मैंने ये भी देखा आपकी जो मेहनत थी कोविड से पहले। तो वो आपको आइडिया कहाँ से आया और उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे एक चीज़ समझ में आई। मेरे वैसे 2 सपने थे बोल सकते हैं आप, या टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव थे। एक तो मुझे 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाना था और 10,000 टीचर्स ऐसे तैयार करना था जो ऑनलाइन पढ़ा सकते। और ये पॉसिबल है इंटरनेट के पावर से ही। इंटरनेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। जी भाई। और इसके अंदर मैंने काफ़ी मेहनत की और ये वक्त था लॉकडाउन का, जब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती थी, मिलना जुलना इतना कॉमन नहीं था, थोड़ी सी दूरी बना के रखना पड़ती थी, वो बहुत मुश्किल जाता था, बट ज़रूरी था। और आपने तो यूडेमी पे भी क्लासेस दिए हैं ऑनलाइन, कई कोर्सेस है जो मैंने देखे हैं आपकी यूडेमी नामी वेबसाइट पर। यूडेमी एक
पूरी दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन मीडिया के लिए, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए। जैसे हम नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं वैसे ही अमेज़न यूज़ करते हैं, वैसे ही यूडेमी है पढ़ाई लिखाई के लिए। ये वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से एंटरटेनमेंट के लिए, आपने पढ़ाई के लिए जैसा लाइक ये इंफोटेनमेंट को दिस आपने खुद क्रिएट करके वहाँ पर वीडियोस डाले हैं। मेरे 6 कोर्सेज है यूडेमी के ऊपर। बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्सेज कैटेगरी में भी आता हूँ मैं, माशाल्लाह। जिसमें मेरे 7,500 8,000 स्टूडेंट्स के ऊपर एनरोलमेंट है एक कोर्स में, और सारे मिला के 20,000 22,000 के ऊपर स्टूडेंट्स है वाह। पूरी दुनिया में। उसमें से काफ़ी स्टूडेंट यूएसए में है, जापान में है, चाइना में है। बल्कि मैं आपको एक हैरत की बात बोलूँगा, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में जिसके मैंने नाम भी नहीं सुना था। बट ये पावर है इंटरनेट का, अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। और आपने जो ये लेट्स टॉक इन इंग्लिश या ऐसा कुछ एक लेट्स कम्युनिकेट, तो वो वाला उसका आइडिया कहाँ से आया? इंस्टाग्राम पे आप खुद वीडियोस बनाकर पोस्ट किया करते थे, 100 डे 100 वीडियो चैलेंज की ऐसे चैलेंजेस वगैरह लाते थे आप। अब हिमायत बाग में कई बार आपने ही लोगों को डेली एक मोटिवेट किया आप कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा मानना ये है, इंसान जब पैदा होता है और जब मरता है तो ये पूरे सफ़र में कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम रोल रहता है। इंसान जब जाता है ऊपर तो बोलता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, बाय बाय। और दुनिया में आता है तो कुछ साल के बाद बोलना करना शुरू करता है, रोना धोना शुरू करता है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है जी। तो मैं चाहता था कि लोग ये बारे में अवेयर रहो, उनको पता चले और वो अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करे। और आपको सुन के हैरत होगी, आप दुनिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर उठा लीजिए, पॉलिटिशियन उठा लीजिए, या फिर एडवोकेट उठा लीजिए, डॉक्टर उठा लीजिए, इनमें एक चीज़ कॉमन रहती है, ये सब मास्टर कम्युनिकेटर रहते हैं। सही। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं शाहरुख खान का बड़ा फ़ैन हूँ, तो शाहरुख खान का भी कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है। जी। चाहे वो अंग्रेज़ी में रहने दीजिए, चाहे उर्दू में रहने दीजिए, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। जी। एक लोकल एग्जांपल कोई आपको लगता है यार हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल जिसका बहुत ही अच्छा है? लोकल में तो मेरे सिवा कोई ज़हन में आ नहीं रहा। काफ़ी लोग ऐसे हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अगर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो आप सिर्फ इंग्लिश में ही लोगों को मोटिवेट करते हैं बोलने नहीं, या फिर? नहीं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं उर्दू ज़बान में, जी। तो वैसा इंग्लिश एक बिज़नेस लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उर्दू और हिंदी में बोलते हैं हम, लोकली वो भाषा बोलते हैं। तो जब भी आप स्पेशली इंडिया से बाहर जाएँगे, मैं जैसा बैंकॉक जा चुका हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जी। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा आदमी हूँ। न सॉरी तो वहाँ पे किसी से बातचीत करनी है तो इंग्लिश में ही, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। इंग्लिश नहीं आएगी तो कुछ कमी महसूस होगी। जी। इसलिए इंग्लिश की अहमियत है, और इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज है। जितना ट्रांजैक्शन होता है पूरी दुनिया में सब इंग्लिश में होता है। बिल्कुल सही। आपको ये भी हमने देखा कि जब आप हिमायत बाग में आया करते थे, स्पेशली जब आप आपका जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप शेर शायरी भी करने लगे उर्दू में। तो ये क्या आपका मतलब एक हॉबी है या फिर एक इंटरेस्ट आपका पोइट्री के लिए? पोएट्री में तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी शौक है, और काफ़ी लोगों ने मेरा नाम उनके मोबाइल में मोहसिन शायर बोल के सेव किया है। ये बात भी है। ये बात जी। और मगर मैं अक्सर दूसरों के शेर सुनाता था, जिससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है। ये आपने परफॉर्म भी किया है कुछ पोइट्री इवेंट्स में? जी जी, जी। अल्पास कम्युनिटी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें परफॉर्म किया मैंने। जी। जी। तो ये आपको ये कहाँ से आदत लगी बोलेंगे या फिर शौक का? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाना औरंगाबाद के बहुत मशहूर और मारूफ शायर थे, जेपी सईद साहब, मैं उनका नवासा हूँ। जी। हालांकि मैं उनकी काबिलियत को उनके नाम के हिसाब से जस्टिस नहीं कर पाया हूँ, जो मैंने करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, बट थोड़ी बहुत कोशिश रहती है। बिल्कुल। एक एक असर होता है कि आपके फैमिली में कोई एक कोई शख्स जो बहुत ही बड़े ओहदे पे है, पोएट रहा हुआ है, और उर्दू से उसको एक ये है। और जी मेरे ख्याल से जेपी सईद साहब एक ऐसे शख्सियत थे जो जिन्होंने कई सारे शायर यहाँ पर बनाए, ये बोल सकते हैं, और गाइड किया है उनको, टीचर्स को भी गाइड किया है, ऐसा सुनने में आया है। तो मेरे ख्याल से आपका आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनका एक असर। हाँ, मेरे ऊपर तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ बचपन से लेके अभी तक। जी माशाल्लाह। उनके बारे में कुछ बताइए।
उनके काफ़ी खिदमत रहे औरंगाबाद शहर के ताल्लुक से। जी। वो एक शायर थे, उनका एक शेर पेश करना चाहूँगा। बिल्कुल इरशाद। गुफ्तगू शुस्ता, मुलाकात में हद्दे आदाब, उनसे मिलिए तो शराफत का मज़ा आता है। क्या बात, मतलब बेहतरीन रहा। वो भी वैसे इंसान थे कि एकदम नेक शरीफ इंसान, काफ़ी मशहूर व मारूफ। अच्छा। तो शौक़ था मेरा, जी। शौकिया तौर पे किसी के लिखे हुए शेर बोलता था। जी। अगर आप मेरा शेर सुनना चाहें तो एक अर्ज़ करता हूँ। बिल्कुल इरशाद। ये पहले शेर समझाता हूँ, बाद में उसका मीनिंग बोलता हूँ। जन्नत की बशारत हो जाती मुझे ए सनम, गर तुझसे मोहब्बत मैं रब से जो करता। क्या बात है, ये आपका लिखा हुआ? अब ये मेरा खुद का लिखा हुआ और पर्सनल, बहुत कम सेंसिबल शेर लिखा मैंने जिसमें से एक ये है। काफी अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और एक दूसरा, अब आपने पहले की तारीफ कर दी, दूसरा सुनना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है। लाजमी है भैया। वो एक ठोकर भी जिंदगी की है अजीज, वो एक ठोकर भी जिंदगी की अजीज, वाबस्ता जिसने मुझे रब से करा दिया। वाह। और वही ठोकर मुझे एक्सीडेंट की शक्ल में लगी है। जी। बट मुझे फुर्बत हासिल हुई है या नहीं पता नहीं, बट कोशिश तो वही है। ऐसी से एक्सीडेंट के बारे में आप बताइएगा, क्या क्या हुआ आपके साथ इस तरह से जो आपको लगा कि लाइफ आपकी टोटली चेंज हुई? टोटली चेंज हो गई, बल्कि मैं तो कहूँगा रुक गई। बहुत ही बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और मैं बच गया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। ये ऊपर वाले का करिश्मा है। बेशक। और इस पे भी एक शेर अर्ज किया है, ये साथ। कौन कहते हैं चमत्कार नहीं होता, कौन कहते हैं चमत्कार नहीं होता, मुझे देखिए, ज़रा गौर से देखिए, आपको यकीन हो जाएगा चमत्कार होते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। ये आपने हर एक अंदाज में अपने आप को उर्दू पोइट्री में ढाल दिया, मुझे लग रहा है। कोशिश तो वही है। तो लॉकडाउन से पहले की लाइफ, आपके एक्सीडेंट से पहले की लाइफ, और एक्सीडेंट से पहले मैं बहुत एक्टिव था, काफ़ी चीज़ें करता था। सोशल मीडिया पे जाना आना, वहाँ पे काफ़ी फॉलोअर्स गेन किया था मैंने। अब पढ़ाना, मैं पढ़ाने के लिए चेन्नई भी चला गया था। जी, और उसी के दौरान आते वक्त आपका ये वहीं पे एक्सीडेंट हुआ मेरा, और मैं वहाँ से ही रुखसत हो गया। जी। अभी मैं 5 साल से मेडिकल लीव पे हूँ अभी। जी। अच्छा। बहुत परेशान हूँ। तो फिर आपके सफ़र में जो आप ख़ास तौर से टीचिंग वगैरह करते थे, उसमें आपको क्या दिक्कत आई? दिक्कत तो ये आती थी, स्पेशली जब कल्चर चेंज होता है तो क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है। जैसा वो लोग तमिल से, तमिल में ही बात करते हैं, तमिल लैंग्वेज ही बोलते हैं। जी। तो हिंदी में तो बात ही नहीं करते। इंग्लिश भी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती थी। जैसा कि हम महाराष्ट्र में बात करेंगे तो इंग्लिश नहीं समझी तो हम मराठी में कुछ बोल देंगे, जी। जी। हो जा खर्च बोल देंगे, जी। बोलेंगे क्या नहीं, कुछ ना कुछ बोल देंगे उसको, तो वो समझ जाएगा। बट तमिल में मुझे नहीं आती थी बिल्कुल तो बिल्कुल। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। ओके। उसके बाद जब आप यहाँ आए, लाइक आपने फिर यहाँ पर टीचिंग वगैरह स्टार्ट की, जी, बच्चों को पढ़ाना आपने स्टार्ट किया, आप कोचिंग भी लेते थे? अभी मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। चला रहे हैं अभी? जी जी, चला रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटी क्लास के भी है, सेकंड थर्ड में भी है, जी। अच्छा। उनको भी ले लेते हैं हम। अब पेरेंट्स लेके आते इच्छा से कि सर आपकी छतरों से आया, मैं रहना हमारे बच्चे को, तो हम भी पढ़ा देते। अब वो लोग इतनी इज्जत दे रहे तो अपना भी काम है कि थोड़ा सा, हालांकि छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल रहता। मैं वही सवाल पूछने वाला था कि जो आपने वो कोचिंग जो दिया है या जो आपने पढ़ाया है, वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है, फिर अब स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस? काफ़ी मुश्किल है, मगर जब हम स्टूडेंट में कोई पॉजिटिव चेंज देखते हैं तो वो हमें बहुत हिम्मत देता है, एक नया जुस्तजू देता है कि नहीं हमें करना चाहिए। और मैंने पढ़ाने में पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया। मैंने बताया ना, जैसे सेकंड थर्ड के छोटे बच्चे आते जी। तो उसको मेरी बेटी पढ़ाती है, वो 6 स्टैंडर्ड में है। अच्छा। मेरी वाइफ पढ़ाती हैं, मम्मी पढ़ाते हैं, डैडी पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह। तो हम लोग सब मिलके पढ़ाते हैं। माशाल्लाह। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ाते हैं, इसके अंदर आप मतलब लगता आपको लगा कि मैथ्स बहुत अच्छा है? आपको लगता है जैसा कि मैथ्स बहुत अच्छा है आपका, तो शायद आप वो सब्जेक्ट पढ़ाते मैथ साइंस जनरली मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी क्लास रहने। और हमारे वाइफ है इंग्लिश एसएसटी पढ़ाते हैं, मम्मी उर्दू पढ़ाते हैं, हैं? जी। अच्छा। और डैडी मराठी पढ़ाते हैं। वाह, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। तो आई थिंक सब आप तो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं और आपकी पूरी फैमिली भी एजुकेटेड है, जैसा मैं जानता हूँ।
माशाल्लाह से सब ही फैमिली के मेंबर्स एक आप एजुकेशनल रिफॉर्म लाया है आपने आपके घर के अंदर, आपके सभी मेंबर्स ने आपका सपोर्ट किया है, ये बहुत ही अच्छी बात लगी सुनकर। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आपका क्या इंटरेस्ट है, आप मेरा पैशन है? मेरा इंटरेस्ट तो खेलने में है। मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन, अगर शायद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनता तो शायद स्पोर्ट्स में कुछ कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपके फेसबुक के पोस्ट मैंने देखे हैं और लिंक्डइन के प्रोफाइल भी चेक किया था, तो जब आप कई सारे मैराथन आपने जीते। काफ़ी मैराथन में गोल्ड मेडल भी जीत के लाया है माशा। मुझे मैराथन में शौक था, मुझे स्विमिंग का शौक है। इनफैक्ट मैं अभी भी इस कंडीशन में भी स्विमिंग को जाता हूँ। हालांकि मेरे पैर में रॉड है टाइटेनियम की, सर में टाइटेनियम की प्लेट है, तो इसके बाद काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी भी बंद सी गई है, या बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता। जैसा कि मुझे भागने के लिए कहेंगे आप, तो मैं इंटरव्यू छोड़ के भाग नहीं सकता, ये तो मुझे भागना नहीं आता। तो ये काफ़ी मुश्किल है, परेशानियां हैं, बट ज़िंदगी इसी का नाम है, जीना है। बिल्कुल, आपके जो ड्रीम्स है जो आप अचीव करना चाहते थे और आपने काफ़ी हद तक उसके अंदर आपने हासिल भी किया, बट आफ्टर जो आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ लाइफ लाइफ से, मतलब जो लोग आपके साथ में थे या जो जिस तरह का माहौल आपका था, क्या वो वाकई में रहा वैसे या फिर? एक्सीडेंट के बाद में जो एक सबक मिला मुझे वो ये है कि इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ नॉट ओवर अंटिल इट इज़ ओवर। मतलब क्रिकेट खेलते हैं आप जी, तो क्रिकेट में आखिरी बॉल तक बोल नहीं सकते कि ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट बॉल पे सिक्सर चल जाता है, लास्ट बॉल पे विकेट मिल जाती, पूरा गेम का सिचुएशन चेंज हो जाती। तो वैसी ज़िंदगी का है, जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक चल रही है रेस। और सपने की बात की आपने, तो मेरा एक छोटा सा सपना है। अब मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ तो सपना भी शाहरुख खान की जैसा ही देखता हूँ। क्या बात कि चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूँ, बस इतना सा ख्वाब है। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं आपके सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, और मैंने देखा आपके सॉन्ग्स वगैरह भी शेयर करते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग शाहरुख खान जो। तो आपको लगता है क्या कोई एक मोटिवेट करने वाला अगर लाइफ में हो तो उसे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती? बिल्कुल होती है और ज़रूरी भी है, क्यों तो आपके अंदर काबिलियत कितनी है ये कम मायने रखता है, आप कितना एफर्ट ले रहे, कितना उसके साथ जस्टिस कर रहे, ये ज़्यादा मायने रखता है। आपका साथ देने वाला कोई शख्स हो आपको जो बता सके कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है और क्या सलाहियत है, शायद वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट देता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट की जिन्होंने किया है? मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल तो मेरी वाइफ का ही रहा है, ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपने कैमरा पे सचमुच में बोलिएगा। नहीं, सच सच बोल रहा हूँ। वाइफ का काफ़ी बड़ा रोल रहा। हाँ, पेरेंट्स है, बहनें हैं, रिलेटिव्स बोल सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स, दोस्तों का रहा। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर तारिक सिद्दीकी, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा। मैं आपको क्या कैसे बताऊँ, मैं लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं परसों एक किस्सा शेयर कर सकता हूँ बेटा। मैं परसों गाड़ी लगा के चल रहा था ऊपर, तो पीछे से एक जनाब भागते हुए आए, बोले मोहसिन सर गाड़ी हटा लूँ क्या? मैं बोला हाँ हटा दीजिए, मुझे गाड़ी निकालना है। तो बोले मोहसिन सर पहचाने क्या आपने? मैं बोला नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। वैसा भी पहचानने में थोड़े से कम ही पड़ते अपन। तो वो कह रहे थे सर मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ, मैंने मस्जिदों में दुआएं करवाई है, मैं इवन आज भी करता हूँ। तो मैं बोला कि बहुत थैंक यू वेरी मच, मुझे उसकी ज़रूरत है बहुत। मैं आपके लिसनर से भी, आपके व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ करते रहिए। बिल्कुल, आमीन। अल्लाह की सारी तमाम दुआ को कबूल करे और जो लोग आपके लिए कर रहे हैं उनकी भी दुआ कबूल करे। बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखे, आपने कई कई सारे नौजवान लोगों को पढ़ाया है, वो कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में मतलब स्टूडेंट्स मिलते होंगे आपको, जी जी, तो फिर कैसा लगता है आपको बहुत खुशी महसूस होती है। और क्या सुनने को मिलता है? अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स आके मिलते हैं जो लाइफ में कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अक्सर स्टूडेंट मिलते हैं जो बड़ी पोस्ट पे लग गए, कोई कंपनी में जनरल मैनेजर बन गए, वाह, किसी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप किया। मेरा एक स्टूडेंट है, अ, उसे भी आर्म रेसलिंग होता है ना कंपटीशन, जी जी। उसमें गोल्ड मेडल जीता उसने महाराष्ट्र की तरफ से। तो अभी वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाला है दिल्ली में।
अच्छा। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि मैं उसे ट्यूशन में ही पढ़ाता था, तो ऐसे काफ़ी स्टोरीज है। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मतलब पार्टिसिपेट किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर आपको खुशी होती है कि यार ये बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और ज़्यादा खुशी ये होती है कि मुझे पहचान लिया, मुझे याद रखा। बोल तो बड़ी बात है। बच्चे आके मिलते, मिठाई का डब्बा लेके आते और बोलते कि सर, जैसा ये एक छोटा सा एग्जांपल, एक्स्ट्रा करिकुलर की बात की आपने, तो पढ़ाई के ताल्लुक से भी एक हुआ था। एक स्टूडेंट ये था कि वो 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था, बट उनके जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा हम री एग्ज़ाम लेंगे, तुम अगर पास हो गए तो 10th में प्रमोट कर देंगे तुमको, अगर फेल हो गए तो 9th रिपीट करना पड़ेगा। अब 1.5 से 2 महीना बाकी था एग्ज़ाम को, उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, सर आपको बहुत नाम सुने हैं सर। मैं लोग कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए कि बोले नहीं नहीं पढ़ाइए सर। मैं ठीक है पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ाया मैंने। ओके। तो उसके फादर जब घर पे आए थे तो लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे। वो बच्चे का 72% आया था। 72% हमारी नज़र में एक आम छोटा सा परसेंटेज है, रेगुलर नॉर्मल, बट उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो बोल रहे थे मैं चाह रहा था कि बच्चे ने पास हो जाना बस, वो अगर सेकंड क्लास भी होता तो मैं खुश था, फर्स्ट क्लास हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने 72% लाया तो बोले मैं तो 7वें आसमान पे हूँ। तो ऐसी चीज़ें सुन के बहुत खुशी होती। टीचर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपको लगता होगा कि जो टीचर्स है करंटली, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, हाई स्कूल्स में पढ़ाते हैं, या फिर जो कॉलेजेस में लेक्चरर्स होते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज? मेरा सिंपल मैसेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर दुनिया में जिए, तो अपना काम मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, दयानतदारी से करिए। और क्यों, तो ये स्टूडेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, बिल्कुल। ये भविष्य है हमारा। आप उनको अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर अच्छे नागरिक, अच्छे सिटीजन तैयार करेंगे आपसे, तो कल ये हमारे लिए एक आने वाला कल हो गए। आने वाला कल बेहतरीन बनाएंगे और बेहतर दुनिया बनाएंगे हमारे अतराफ। तो शुरुआत आपसे होती है, आप कोशिश करिए। आप कोशिश करेंगे तो ऐसा बोलते हैं ना, हम जो देते हैं घूम फिर के वही चीज़ हमें हमारे पास आती है। तो कोशिश करिए बेहतर से बेहतर जी। एजुकेशन देने की। बिल्कुल, इंग्लिश में एक और भी मुझे भी याद आ रहा है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। यार हमें घर से शुरुआत करना चाहिए कोई भी चीज़ की। तो मुझे लगता है घर के लोगों में जिस तरह से आपने भी दिन लाया, वैसे हर घर में अगर इस तरह से हो कि लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाना, मतलब इस काबिल बन गए कि अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए, कितनी एजुकेशन लोगों ने अगर हासिल कर दी, तो शायद हर घर इस शहर का या इस देश का अपने आप के सभी बच्चों को वो काबिल बनाती। जी, एक छोटी सी बात ऐड करूँ, काबिलियत की, टैलेंट की कमी नहीं है। जी। हमारे पास काफ़ी काबिल लोग हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, बट मसरूफियत इतनी है कि अपने काम में मसरूफ़ है सब। ओके। तो थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के अगर एजुकेट करने में हम, क्योंकि एजुकेशन का ये कहना है कि जो बच्चे हैं उनको वक्त नहीं दे पाते, स्पेशल पेरेंट्स नहीं दे पाते या मेंटर्स नहीं दे पाते। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बीज बो रहे हैं, इसका फल हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। हो सकता है 10 साल के बाद, हो सकता है 15 साल के बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद, मगर फल तो मिलने की गारंटी है। ओके। उसको थोड़ी थोड़ी देर को पानी डालते रहना पड़ेगा। नर्चर करते रहना पड़ेगा, नर्चर करते, ओके। जिसको आप मोटिवेशन कह रहे थे, वो करते रहना पड़े। बिल्कुल। क्यों, तो हम बता सकते हैं एक सेब के अंदर कितने सीड्स है, कितने बीज है, मगर वो बीज के अंदर कितने सेब है हम ये नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स का भी कुछ ऐसा ही हिसाब रहता है। आपने सोशल मीडिया की बात की, और सोशल मीडिया पे आप काफ़ी सालों से हो, आई थिंक ओवर एन डिकेड हो गया आपको। जी। तो मेरे ख्याल से आपने खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने पेज भी क्रिएट किया था, जहाँ पर आप शहर की अपडेट्स वगैरह भी किया करते थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था औरंगाबाद सिटी अपडेट्स नाम से, जिसमें औरंगाबाद में कुछ कोई काम की खबर, और जनरली मैं पॉजिटिव खबर पे फोकस करता था, ओके। वो शेयर करता था। तो उसमें मेरे 25-30 हज़ार के ऊपर पेज फॉलोअर्स हो चुके थे। तो अब वो पेज का क्या है, लाइक? अब वो पेज, मेरे साथ एक डिजिटल फ्रॉड हो गया, वो पेज किसी और ने ले लिया। तो आपको लगता है ये कॉमन चीज़ हो गई डिजिटल फ्रॉड? ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई, हमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जनरली मैं काफ़ी एहतियात करता हूँ, बट वो मेरे साथ भी हो गया तो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ था अनएक्सपेक्टेडली। मतलब कुछ 7 to 8 months पहले मैंने भी एक ये चीज़ एक्सपीरियंस करके मेरे कुछ पेजेस को हैक कर लिया गया।
और वाकई में यार ये इन चीज़ों के बारे में हमको अवेयरनेस होना चाहिए। और एआई का ज़माना आ गया और टीचिंग में भी एआई आ चुका है, सोशल मीडिया में भी एआई आ चुका है, उसके बारे में अगर आप कुछ बोल सके। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। मगर एआई जनरली ऐसे जॉब्स को रिप्लेस कर सकता जो रिपीटेटिव है, जहाँ पे आपको जहन इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपकी काबिलियत का इस्तेमाल है। वो जॉब्स को रिप्लेस करना एआई के बस की बात नहीं जी। तो आखिर में जीतेगा आपका दिमाग ही, क्यों तो एआई बनाने वाला भी इंसान ही है जी, जिसने एआई सिस्टम बनाया। लोग तो ये भी कहते थे कंप्यूटर बनाने वाला भी एक इंसान ही है, लेकिन हर कोई इंसान कंप्यूटर की तरह सोच नहीं सकता। मगर सोच तो सकता है। अगर सोच तो सकता है, कोशिश तो कर सकता है। तो एआई क्या लोगों की जॉब्स खाएगा, लेगा? खाएगा और खा चुका है और खा रहा है। आ रहा है वो रिपीटेटिव जॉब्स जो रहती है ना, जी। जो बार बार एक ही तरह की, जिसके अंदर आपको जहन नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, वैसी वाली जॉब्स खा लेगा। ओके, तो क्या लगता है आपको एआई में अभी कितना पोटेंशियल है और लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए? इस लोग तो अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं। एआई डिसरप्ट करने वाला है पूरे सिस्टम को, तबाह व बर्बाद, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो तबाह व बर्बाद करने वाला है ये। अगर इंसान अपनी स्किल्स पे काम करे तो आपको लगता है कि बिल्कुल कुछ ना कुछ हो सकता है? बिल्कुल। जी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं, आप शेर व शायरी की बात चल रही थी, तो अगर आप चैट जीपीटी पे या कोई एआई प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे, तो आपको 100 शेर वो लिख के दे देगा 10 सेकंड के अंदर। मगर इंसान जब लिखता तो तजुर्बे से लिखता है, बिल्कुल। तो वो तजुर्बा और ये कंपैरिजन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी में यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी। यंगस्टर्स या व्यूअर्स के लिए एक मैसेज ये है मेरा, बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास मैसेज ये है कि ये पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैसेज ये है कि अपनी काबिलियत के साथ जस्टिस कीजिए। ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के पैदा किया है। आपको बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है। एंड तक कोशिश करिए। इट इज़ नॉट ओवर अंटिल इट इज़ ओवर। तो आखिरी दम तक मेहनत कीजिए, कोशिश करिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करिए। इंशाल्लाह आपने ऐसा सोचा नहीं होगा वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक दिन सक्सेस बिल्कुल आपके कदमों में हो। बिल्कुल। बस थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन साहब, आपने हमारे साथ इस छोटे से पॉडकास्ट से, छोटा सा इंटरव्यू के साथ जुड़ा आपने और हमें ये सब इनपुट्स दिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। और आई थिंक बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी आपसे। और अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से हमारे व्यूअर्स आपके साथ जुड़ सकते हैं? सोशल मीडिया हैंडल्स? मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आइए आप, और फेसबुक पे मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मुझे मैसेज करिए, मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी जी और थैंक यू सो मच मुझे। जी, वेलकम।